Good morning, students. Today we are going to begin chapter 2, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies, circa 600 BCE to 600 CE. First of all, we have to see the introduction of the chapter. See, there were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। ये विकास कौन कौन से थे, इन्हें समझना आवश्यक है। तो इनमें सबसे पहला है कि इन उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। ये आपको नोट करना है। इसके साथ ही उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। इनमें महापाषाण नाम के विशाल पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे भी मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। This was also the period during which the Rigveda was composed by people. Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent. There is evidence of pastoral population, new modes of disposal of the deads, including the making of the elaborate stone structures known as megaliths. The deads were buried with a rich range of iron tools and weapons. आगे जब हम इसको देखते हैं तो इसके अलावा कुछ और भी प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों को समझना भी आवश्यक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं और इनमें सबसे प्रमुख जो थे वो आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। The emergence of early states, empires and kingdoms. तो इस प्रकार से ये कुछ विकास, कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखे गए। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। ये एक प्रश्न बनता है कि इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे स्रोतों में अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। Historians attempt to understand these developments by drawing on a range of sources, that is inscriptions, text, coins and visual materials. So this way we can understand the introduction of this chapter, that what kind of developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में किस प्रकार के विकास हुए। प्रश्न 2 अंकों का, 4 अंकों का या 8 अंकों का भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंदु नंबर 1,
प्रिंसेप और पियदस्सी, प्रिंसेप एंड पियदस्सी। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिंसेप कौन था। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप का इतिहास में क्या योगदान है? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था और इन अभिलेखों में लिखी गई लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और समझा और उसी के आधार पर एक ऐतिहासिक जानकारी सबके सामने रखी। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रिंसेप को जब पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पियदस्सी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर पियदस्सी शब्द का इस्तेमाल अशोक के लिए किया गया है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। यहाँ एक नया शब्द दिया हुआ है, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कभी कभी ये प्रश्न एक अंक के लिए पूछ लिया जाता है कि अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। चूंकि अभिलेखों की चर्चा चल रही है, इसलिए हमें ये समझना है कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्था को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जनसामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि ये नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अंग्रेजी में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, inscriptions are writings engraved on hard surface such as stone, metal or pottery. They usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates, others are dated on the basis of calligraphy or styles of writing with a fair amount of precision. The earliest inscriptions were in Prakrit, a name for languages used by ordinary people. Names of rulers such as Ajatasattu and Asoka, known from Prakrit, text and inscriptions have been spelled in their Prakrit form in this chapter. You will also find terms in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit, which too were used to write inscriptions and text. It is possible that people spoke in other languages as well, even though these were not used for writing.
तो इस तरह से हमने पाठ का परिचय और 2 नए शब्दों को अभी समझा। अब हम बात करेंगे बिंदु नंबर 2 की, प्रारंभिक राज्य। और इन प्रारंभिक राज्यों में पहला बिंदु होगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि जनपद का अर्थ क्या है और महाजनपद किसे कहते हैं। तो आप अपने दाहिने तरफ यहाँ देख पा रहे हैं कि जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अंग्रेजी में हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, जनपद मीन्स द लैंड वेयर ए जना, ए पीपल, clan or tribe sets its foot or settles. It is a word used in both प्राकृत and संस्कृत। ये तो अर्थ हुआ जनपद का, लेकिन चूंकि हमें महाजनपद के बारे में पढ़ना है तो महाजनपद किसे कहते हैं। तो महाजनपद, about 2500 years ago, some janpadas became more important than others and were known as महाजनपदास। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद धीरे धीरे ज़्यादा ताकतवर हो गए और वे जनपद के स्थान पर महाजनपद कहलाने लगे। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न के बारे में बता दूं कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ऐसा क्यों? इसके क्या कारण हैं? तो इसके कारणों को समझने के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। तो ये 2 अंकों के लिए कम से कम ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 अंक के लिए भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसे विशेष तौर से पढ़ेंगे कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। कारण सामने है, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। 2 अंकों के लिए आप इतना उत्तर लिख सकते हैं। The 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. Why? Because it is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse system of thoughts including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mentioned, amongst other things, 16 states known as महाजनपदास। अब हम आगे बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जिन महाजनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है उनका जिक्र करेंगे। ध्यान रहे, महाजनपदों की कुल संख्या 16 बताई गई है। हालांकि इन महाजनपदों के नामों की जो सूची है वो सभी जगह एक समान नहीं है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो प्राय सभी जगह मिलते हैं। अब मैं आपको एक और
प्रश्न के बारे में बता दूं, महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आता रहता है। व्हाट वर दी फीचर्स ऑफ दी महाजनपदाज। तो यहाँ आप सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। मोस्ट महाजनपदाज वर रूल्ड बाई किंग्स। इसके बाद प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घिरा जाता था। ईच महाजनपदा हैड ए कैपिटल सिटी which was often fortified। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। From 6th century BC onward, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the Dharma Sutras। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और ये अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। These laid down norms for rulers as well as for other social categories whose were ideally expected to be क्षत्रियास। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans। So this way these were the features of the Mahajanpadas। This is very important question that you have to prepare for exam purpose। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। 16 महाजनपदों में से एक मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। कैसे? मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बना, यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान से इसका उत्तर समझने के लिए आइए पेज नंबर 31 पर हम पढ़ते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार में है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण बताते हैं कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, अर्थात यहाँ पैदावार अच्छी होती थी। खेती की जमीन उपयुक्त थी, इसलिए यहाँ पर उपज अच्छी होती थी। दूसरा कारण बताते हैं कि यहाँ लोहे की खदानें, जो आधुनिक झारखंड में है, वो आसानी से उपलब्ध थी, जिसके कारण उपकरण और हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे। जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। इसके अलावा जैन और बुद्ध लेखकों ने मगध के शक्तिशाली होने के कुछ और भी कारण बताए हैं, जिसमें विभिन्न शासकों की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। इन लेखकों ने बताया कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे, जिसके चलते मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बना। यहाँ बगल में ये जो प्रश्न देख पा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है और इसका उत्तर लगभग आपके साथ दिया हुआ है, इसलिए इसे ध्यान में रखना जरूरी है। इसी को मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट अमोंगस्ट दी 16 मगधा।
Why Magda became the most powerful Mahajanpada? Modern historians explain these developments in a variety of ways. Number one, Magda was a region where agriculture was especially productive. Second is, iron mines in present-day Jharkhand were accessible and provided resources for tools and weapons. Elephants, an important component of the army, were found in forests in the region. Also, the Ganga and its tributaries provide a means of cheap and convenient communication. Early Buddhist and Jaina writers who wrote about Magda attributed its power to the policies of individuals. Ruthlessly ambitious kings of whom Bimbisara, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known, and their ministers who helped implement their policies were the cause for the becoming the most powerful Mahajanpada. So this way the answer is complete about this question, that how Magda became the most powerful Mahajanpada. Now moving next, प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, वो मगध की राजधानी थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी। इस शब्द का अर्थ क्या है? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। ध्यान दें, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, जिसे अब पटना कहा जाता है। पहले मगध की राजधानी राजगाह या राजगीर हुआ करती थी और अब राजधानी 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र बनाई गई, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, जिसका गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान था। Initially, Rajgah, the Prakritic name for present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magda. Interestingly, the old name means house of the king. Rajgah was a fortified settlement located amongst hills. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to Patliputra, present-day known as Patna, commanding route of communication along the गंगा। यहाँ ये प्रश्न पूछने योग्य हैं, इसलिए आप इनका ध्यान रखेंगे कि मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, राजगाह शब्द का क्या अर्थ था, और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, या पटना का पुराना नाम क्या था। इस तरह से किसी भी प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ आप राजगीर के किले की दीवार देख रहे हैं और एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया होगा। तो मैं एडिशनली आपको यहाँ पे बता दूं कि व्हाई फोर्ट्स वर बिल्ट। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर by building really large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. तो किलेबंदी क्यों की जाती थी, इसके कुछ विशेष कारण मैंने अभी आपको बताए। सबसे पहले दूसरे राजाओं से सुरक्षा के लिए किलेबंदी की जाती थी। किले के अंदर रहने वाले लोगों पर आसानी से नियंत्रण रखा जाता था। किले बनाने के साथ ही शासक अपनी ताकत, अपनी सत्ता और अपनी वैभव का प्रदर्शन करते थे, इसलिए उस जमाने में किलों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार हमने अभी पाठ का परिचय, बिंदु नंबर 1 प्रिंसेप एंड पियदर्सी, बिंदु नंबर 2 द अर्लीस्ट स्टेट्स, under that the 16 Mahajanpadas, name of 16 Mahajanpadas,
and how the Magadha became the most powerful Mahajanpada. These points we were discussed and tried to understand. In the next portion, we will understand the point number third, that is an early empire.